दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सत्ता ने जैसे चाहा वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति को चलाया है। दिल्ली की सत्ता ने चाहा कि मुंबई पर उसका कब्जा होना चाहिए तो उसने कब्जा करके दिखला दिया। दिल्ली की सत्ता ने चाहा कि हर हाल में महाराष्ट्र में उसी की सत्ता होनी चाहिए तो यह भी उसने करके दिखा दिया। उसने चाहा शिवसेना दो हिस्सों में बंट जाए, ठाकरे परिवार अलग थलग पड़ जाए, यह भी करके उसने दिखला दिया। दिल्ली की सत्ता ने चाचा और भतीजे के बीच एक राजनीति की मोटी लकीर खींचनी चाहिए, वह भी खींच कर दिखला दी। लेकिन दिल्ली की सत्ता की ये तमाम चालें तब तक चली जाती रही जब तक कोई चुनाव हुआ नहीं था। और बीएमसी का चुनाव इसीलिए रोका गया कि अगर चुनाव हो जाएंगे तो स्थितियां बीएमसी में जो पलटेंगी उसका असर लोकसभा चुनाव में होगा। लेकिन परिस्थितियों को देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणामों ने दो बातें साफ कर दी। पहली बात तो यही है कि अब बीएमसी के जब चुनाव होंगे वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की बहुमत के साथ मौजूद होगी। और अगर विधानसभा के चुनाव भी इसी तर्ज पर हो गए तो इंडिया गठबंधन 288 में से तकरीबन 200 के आंकड़े को छूने की स्थिति में होगा, यानी बीजेपी गायब हो जाएगी। वही बीजेपी जो मौजूदा वक्त में 103 सीटों के साथ विधानसभा में मौजूद है, लोकसभा चुनाव के अक्स तले उसकी संख्या घटकर 54-55 से आगे बढ़ नहीं पाएगी। जो शिवसेना इस वक्त तकरीबन 38 एमएलए को साथ लिए हुए है, उसकी स्थिति आधे पर आकर टिक जाएगी। अधिक से अधिक वह 21 विधानसभा जीत पाएगी। और अजीत पवार जो अपने साथ विधायकों का रेला लेकर निकले और 40 विधायक उनके साथ रहे, उनके आंकड़े बतलाते हैं कि वो 8 की संख्या भी पार कर नहीं पाएंगे। यानी 80 से 90 के बीच की स्थिति उस गठबंधन की होगी जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही होगी। और उस अगुवाई का चेहरा देवेंद्र फडणवीस नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और इसी चेहरे के आश्रय तो राज्य दर राज्य चुनाव लड़े गए। इसी चेहरे के आश्रय तो प्रधानमंत्री ये कहते रहे जीत उन्हीं के चेहरे पर मिलती है, उन्हीं की राजनीति के आश्रय मिलती है। और इसका ढोल भी खूब बीजेपी ने पीटा, कई मौकों पर आरएसएस ने भी पीटा है और सहयोगियों ने तो पीटा ही है कि देखिए हमारे पास डबल इंजन का मतलब कौन सा चेहरा होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव ने सब कुछ धो डाला। और विधानसभा चुनाव के अगर अक्स तले यह समझिए कि कांग्रेस की अभी विधानसभा में 37 सीटें हैं तो वह एक झटके में बढ़कर 81 पर पहुंच जाएगी। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है उसके साथ 16 एमएलए हैं, लेकिन वह एक झटके में 50 पार 55-60 के बीच रेंगती हुई दिखाई देगी। और जो एनसीपी शरद पवार की है अभी 12 एमएलए हैं, लेकिन वह एक झटके में 48 के पार होंगे। यानी 50 पार एनसीपी भी शरद पवार की, 50 पार अपने तौर पर उद्धव ठाकरे भी, और दूसरी तरफ बाउंड्री 100 को छूती हुई, सेंचुरी को छूती हुई कांग्रेस खड़ी होगी। अगर इस लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द सारी परिस्थिति को आप देख रहे हैं, 26 सीटें हालांकि इस बीच में ऐसी जरूर हैं जहां पर चुनौतीपूर्ण मुकाबला दोनों शिवसेना के बीच होगा, चुनौतीपूर्ण मुकाबला दोनों एनसीपी के बीच होगा। लेकिन बीजेपी अपने तौर पर खस्ता हालात में है और ये हालात बता रहे हैं कि दिल्ली के भीतर बेचैनी बढ़ी हुई है। जो नवरत्न दिल्ली के दरबार में बैठते हैं और खास तौर से महाराष्ट्र की सियासत को साधते हैं, उन्होंने चेताना शुरू कर दिया। आपने देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया, गडकरी को ठिकाने लगाया। आपने उद्धव ठाकरे को अलग थलग किया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने भटकती हुई आत्मा शरद पवार को कहा और भतीजे को साथ लेकर उड़ चले। लेकिन राजनीतिक सफलता नहीं मिलेगी। और अगर राजनीतिक सफलता कागजों पर फिलहाल नहीं मिल रही है तो इसका असर खुले तौर पर, चाहे वह एनसीपी अजीत पवार की हो, चाहे वह शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो, दोनों के भीतर से जो बोल निकल रहे हैं वह यूं ही नहीं निकल रहे हैं। हर कोई जानता है कि यह राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन मुश्किल और शायद सबसे बड़े खतरे की घंटी दिल्ली के लिए यह हो चली है कि कल तक वो मानती थी कि दरअसल यह मुश्किल घड़ी या अस्तित्व का संकट तो छोटे दलों के पास होगा, लेकिन पहली बार यह संकट बीजेपी से जुड़ रहा है।
और बीजेपी इस बात को पचा पाने की स्थिति में नहीं कि आखिर चले तो कैसे चले, और इसीलिए एक दो नहीं 6 अलग अलग तरीकों से प्रयास किए गए कि हर हाल में उद्धव ठाकरे को साथ ले आया जाए। उद्धव ठाकरे के साथ अगर एकनाथ शिंदे भी मिल जाएं तो फिर उसके बाद क्या कहना। और यह हिंदू वोट का कॉकटेल अपने आप महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत तो दिला ही देता है, क्योंकि 50% से ज्यादा वोट शिवसेना और बीजेपी जब साथ रही, चाहे वो 2014 हो चाहे वो 2019 हो, दोनों वक्त में 50% से ज्यादा वोट दोनों को मिले। और इसने बतला दिया कि दूसरे कोई भी गठबंधन, कांग्रेस और एनसीपी या क्षेत्रीय जो छिटपुट पार्टियां उनका क्यों ना कर लीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने दरअसल बहुत बड़ा अंतर तो नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी सीधी सेंध बीजेपी के उस हिंदुत्व वोट में लगा दी जो इतनी घातक साबित हुई कि अगर आप प्रतिशत के लिहाज से समझिए कि कितने वोट किसको मिल रहे थे, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर उद्धव ठाकरे को लेकर अब दिल्ली के भीतर बेचैनी क्यों है। और उद्धव ठाकरे अपने तौर पर ये मान चले हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से के साथ जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और इस दौर में तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, उस दौर में पता नहीं कब कौन कहां पर झटका दे दे। राजनीतिक तौर पर तो उनके पास कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए शायद 6 अलग अलग, उसमें आरएसएस की भागीदारी, उसमें अपने तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जरिए आगे बढ़ाना, उसमें गुजराती व्यापारियों के जरिए चीजों को मैनेज करना, उसमें दिल्ली के दरबार से भेजकर परिस्थितियों को मैनेज करना, उसमें उद्धव की शिवसेना के भीतर भी कुछ लोगों से संवाद बनाना, और पांचवी और आखिरी और छठी स्थिति जो निकल कर आई, वो अपने तौर पर सीधा संवाद बनाने के लिए हॉटलाइन भी खोलने को दिल्ली तैयार है। यह भी संकेत दिए गए। लेकिन उद्धव ठाकरे जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में बरसों बरस से, यानी जब पहली बार शिवसेना की सरकार बनी थी बीजेपी के साथ मिलकर, तभी यह आकलन हो गया था जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। उस समय बाला साहब ठाकरे थे, 95 का हम जिक्र कर रहे हैं। तब एक मैसेज आ गया था, अगर सॉफ्ट हिंदुत्व को कांग्रेस ने नहीं अपनाया तो फिर यह कॉकटेल अपने तौर पर सभी वोट को हर लेगा और 50% से ज्यादा वोट आएंगे। इसीलिए विलासराव देशमुख के बाद की राजनीति को कांग्रेस में कोई दूसरा नेता संभाल ही नहीं पाया और कोई चेहरा बचा ही नहीं। और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चेहरे के तौर पर सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं। और अपने लिए, यानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्ष तले अगर देखिए तो वो जहां जहां घूमे हैं वहां वहां बीजेपी चुनाव हारी है। 19 जगहों पर गए, वहां पर 15 जगह पर हार मिल गई। इससे बुरी गत चेहरे की क्या हो सकती है। तो हम पहले प्रतिशत का जिक्र आपसे कर दें, तब इस मुश्किल परिस्थिति को समझिएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में 51.8% वोट और 42 सीट मिली थी बीजेपी शिवसेना को। 2019 में 41 सीट मिली और 51.3% वोट मिला। 2024 में 42% वोट मिला और सीट घटकर पूरे गठबंधन के साथ 17 सीटों पर आ गए। राजनीति ऐसे कैसे हो सकती है, यह सवाल लगातार चलने लगा। और पहली बार नजर आया कि दरअसल महाराष्ट्र में जो 55% ग्रामीण इलाका है, वहां पर एक बड़ी परिस्थिति और बड़ी अनुकूल परिस्थिति बन गई है। दुगने से ज्यादा इंडिया गठबंधन को लाभ हो रहा है। एनडीए को सिर्फ 13% लाभ हुआ, 32% इंडिया को लाभ हुआ। रूरल महाराष्ट्र के भीतर और अर्बन महाराष्ट्र के भीतर एनडीए जरूर 24% से आगे था और 19% इंडिया के साथ था, जिसमें कांग्रेस के पक्ष में 18% थे। यह एक स्थिति अपने तौर पर बतलाती है कि किस तरीके से एनडीए और बीजेपी के भीतर का समीकरण तालमेल के आश्रय चल नहीं पा रहा है। और ना चल पाने की स्थिति का अगला हिस्सा यह भी नजर आया कि जो गरीब तबका है वह भी इस बार इंडिया के पक्ष में खड़ा हुआ। तमाम योजनाओं के बाद भी एनडीए के हक में सिर्फ 15% वोट गए और दूसरी तरफ इंडिया के पक्ष में 42% गए। बीजेपी के पक्ष में 17% गए, कांग्रेस के पक्ष में 15% गए। यानी इस आकलन के तहत समझिए तो पूरी एनडीए जो थी वह सिर्फ 32% पर टिकी थी और दूसरी तरफ जो पूरा इंडिया था वो लगभग
60% के इर्द गिर्द जाकर टिका हुआ था। इसके बाद परिस्थिति बस्ती के और खास तौर से महिलाओं का जिक्र भी अगर आप करेंगे तो यह भी देखिए कि 43% महिलाओं के वोट मिले बीजेपी प्लस तमाम उनके सहयोगियों को, लेकिन दूसरी तरफ भी 42% 43% के लगभग उन्हें भी वोट मिला। यानी परसेंट के लिहाज से किसी भी हालत में बीजेपी और एनडीए पर भारी पड़ गई। अब यह सवाल यहां पर सबसे बड़ा था कि जिस राजनीति को दिल्ली खेल रही है, उस राजनीति में उसने जो उद्धव ठाकरे को साथ लाने का जो भी प्रयास किया, उस प्रयास में उसे सफलता क्यों नहीं मिली। और इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही नजर आती है कि इंडिया गठबंधन के भीतर शिवसेना को 16.72% वोट मिले, और जब वो बीजेपी के साथ हुआ करती थी, यानी उस दौर में चले जाइए तो उस समय शिवसेना को 24% वोट मिलते थे। यानी 8% वोट कम जरूर हुए, लेकिन ये 16% इतने मारक हो गए कि यह कांग्रेस और एनसीपी के साथ जुड़कर 43.91% पे पहुंच गए, और दूसरी तरफ बीजेपी अगुवाई करते हुए अपने एनडीए को 42.73% तक ही पहुंचा पाई। और इसी को जब आप विधानसभा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल महाराष्ट्र के भीतर की स्थिति क्या है। मुंबई के भीतर साउथ मुंबई, साउथ सेंट्रल मुंबई, नॉर्थ ईस्ट मुंबई, ये सब शिवसेना जीत गई। कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे की जो अपनी पकड़ वाली सीट थी मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल, वहां पर कांग्रेस जीत गई। बीजेपी सिर्फ मुंबई नॉर्थ जीत पाई, मुंबई नॉर्थ वेस्ट सिर्फ एकनाथ शिंदे जीत पाए और ठाणे की सीट जीत पाए। यानी बीएमसी के चुनाव के इर्द गिर्द का खांचा बहुत साफ बताता है कि 60-40%, यानी 60% वोट शिवसेना के हिस्से में जा रहे हैं। और उसके बाद जब आप वहां से निकलते हैं और अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, तो विदर्भ के भीतर की 10 में से 7 सीट इंडिया जीत गया। बीजेपी कहीं टिकी नहीं, और अच्छा है कि बीजेपी उन जगहों पर जीती जहां पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे। वो अकोला नहीं गए थे, वो नागपुर नहीं गए थे, लेकिन वो जहां जहां गए थे, अगर उसको हमारी टीम ने निकाला और बताया कि देखिए इन बातों का जिक्र करने की जरूरत जरूर होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री वर्धा गए, वहां हार गई बीजेपी, रामटेक गए, वहां हार गई बीजेपी, चंद्रपुर गए, वहां हार गई बीजेपी, जो विदर्भ के इलाके हैं। इसके अलावे परभणी गए, वहां हार गई, नांदेड़ गए, वहां हार गई, बीड़, लातूर, धाराशिव तीनों जगह हार गई, सोलापुर, कोल्हापुर, माड़ा, सतारा सभी जगह बीजेपी हार गई, पुणे, नंदुरबार और अहमदनगर यहां भी प्रधानमंत्री मोदी गए, यानी वहां पर भी बीजेपी हार गई। यानी मोदी का चेहरा इस दौर में गायब हो चला है। उद्धव ठाकरे इसको बाखूबी पकड़ चुके हैं, और इसीलिए अब वह दिल्ली पर हमला सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर नहीं, अब राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी वह सीधे तौर पर निशाना नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी पर साधने से चूक नहीं रहे, क्योंकि समझ चुके हैं अब तो विधानसभा चुनाव होने हैं और चेहरा दिल्ली से ही उड़कर आएगा, और यहां पर बैठकर अब हमें सीधे 1-to-1 की परिस्थिति लानी होगी। उद्धव जी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, अभी भी सर्च चल रहा है, घटनाएं रुक नहीं रही, लोगों की जाने गई। किसकी जिम्मेदारी है? अब की बार वाले कहां गए? अभी बार बार वहां हमले हो रहे, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कल परसों मोहन जी भागवत उन्होंने भी कहा कि मणिपुर जल रहा है। 1 साल के बाद, खैर उन्होंने कहा तो सही, क्या अब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, गृह मंत्री वहां नहीं जाएंगे? कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था, 370 आर्टिकल हमने निकाला, उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने। और हमारे जो वकील साहब है असीम सरोदे जी, उन्होंने भी कहा था, खैर वो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है, और ये तो व्यस्त है सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ है? 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? क्या अब भी वो बाकी जो विपक्ष, हम तो विपक्ष नहीं मानते, प्रतिपक्ष कहते हैं, उनको ही खत्म करने में अपना आनंद मनाएंगे? तो जिम्मेदारी उनकी है। अगर उनसे ये सारी बातें नहीं संभाली जाती तो फिर से प्रधानमंत्री होने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए तो उद्धव ठाकरे
अब समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर देवेंद्र फडणवीस से टकराना ना तो ठीक है, ना ही उनके राजनीतिक कद के अनुकूल है। इसीलिए वो निशाना दिल्ली पर यह कहकर साध रहे हैं कि आपकी नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर भी फेल हो गई है। अब यहां पर सवाल है कि अगर देवेंद्र फडणवीस ने खुद को फेल बतला दिया महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, और उसके बावजूद भी दिल्ली ने उन्हें कहा कि आप वहीं पर रहिए, मशक्कत कीजिए, विधानसभा चुनाव में देखेंगे कैसे क्या रिजल्ट आते हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं उनके भीतर कहीं ना कहीं हड़कंप है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के आधे से ज्यादा विधायक तो इस वक्त शरद पवार कैंप के संपर्क में हैं। वो जान गए हैं कि चुनाव जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आंकड़ा इतने प्रतिकूल है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। उसको जब विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो करेंगे क्या, और अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो उसमें एकनाथ शिंदे क्या करें। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि अगर राजनीतिक सौदेबाजी का जिक्र होगा तो फिर मराठा वोट बैंक के मद्देनजर अजीत पवार की जरूरत बीजेपी को ज्यादा पड़ेगी, और इसीलिए आने वाले वक्त में दिल्ली में जब प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन करेंगे तो वो प्रफुल्ल पटेल के लिए करेंगे, यानी अजीत पवार ग्रुप के लिए करेंगे। और दूसरी तरफ सिर्फ एक मंत्री पद दिया गया है एकनाथ शिंदे को, तो वह गुस्से में तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पास बड़ा रास्ता क्या बचता है। उद्धव ठाकरे को लाने में बीजेपी फेल हो गई, दिल्ली की सत्ता फेल हो गई, लेकिन एकनाथ शिंदे को जाने से रोकने में वो फेल होगी क्या। और अगर वो सहमति बन जाती है तो यह सहमति एक झटके में क्या बीजेपी की उस पूरे हिंदुत्व के पूरे वोट बैंक को, जिसमें उसके पास सिर्फ जो वोट बैंक सिमटा हुआ जो 24 से 26% के बीच है, उसके अलावे उसके पास कुछ बचेगा नहीं। और ये आंकड़े बतलाते हैं कि जिस तरह लोकसभा में वह सिर्फ 9 सीट जीत पाई, और उसी तरीके से विधानसभा में अगर एक झटके में वह अपने बूते चुनाव लड़ रही होगी तो उसकी सीटों में जो 103 सीट एमएलएस की है वो झटके में घटकर 35 पर आ जाएगी अगर वो चले जाते हैं, क्योंकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों के जुड़े होने का मतलब है कि 48 सीट उनके साथ जुड़ी हुई है। 48 सीट और कम हो जाएगी, तब वो क्या करेंगे। और शायद यही वजह है कि पहली बार यह भी नजर आ रहा है कि 2 मराठा को मोदी ने अपने कैबिनेट में लिया। उन्होंने जो सोचा था, और मोदी सरकार में जो मंत्री थे वह तीनों चुनाव हार गए। भारती पवार हार गए, राव साहब दानवे जो कि जालना से चुनाव लड़ रहे थे 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। भिवंडी में कपिल पाटिल चुनाव हार गए, वह भी लगभग 66,000 वोटों से हारे हैं। पीयूष गोयल कैसे जीते, कितनी मशक्कत करनी पड़ी। नितिन गडकरी की सीट पर आए नहीं, बगल में रामटेक तक पहुंचे लेकिन वहां नहीं आए, उसके बाद नितिन गडकरी अपने बूते जीत गए। नारायण राणे को कितनी मशक्कत, सबको पता चल चुका है कि कौन सी स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा के तौर पर उभर कर आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली ने आंख मीची हुई है। पहली बार नितिन गडकरी को सहलाने लगे, पीठ ठोकने लगे, हाथ मिलाने लगे। इससे पहले आपने कभी मंच पर देखा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी नितिन गडकरी की तरफ आंख भी उठाकर देखते थे। लेकिन आज ही देख लीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू शपथ लेने थे, वहां पर तमाम नेता मंत्री, खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी, मंच पर नितिन गडकरी भी थे। कुछ सेकंड की तस्वीर है वो, लेकिन उसको देखना चाहिए। हाथ मिलाना, रुकना, ये सब प्रधानमंत्री मोदी नितिन गडकरी के सामने खड़े होकर कर रहे हैं। వెళ్ళి పలకరిస్తున్నటువంటి శుభవేళ పద్మభూషణ్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్, అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్. ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం. అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్య బాబు గారు సూపర్ స్టార్ తలైవార్ రజనీకాంత్ గారిని పలకరిస్తున్నారు ప్రధాని. వారి వాట్ ఇస్ దంపతుల్ని సైట్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. మనస్ఫూర్తిగా వారి శుభకామనలు అందుకుంటూ మన బాలయ్య బాబుతోటి కరచాలనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. వేదిక మీద అందరినీ పేరు పేరున పలకరిస్తూ రజనీకాంత్ గారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ప్రేమ,
ఇది అభిమానం, ఇది వాత్సల్యం, ఇది కృతజ్ఞత, ఇది గౌరవం, అపారమైనటువంటి విశేష గౌరవంగా మనవి చేసుకుంటూ అద్భుతమైన तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जान चुके हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी सत्ता देखने की चाहत में उन्होंने महाराष्ट्र का बंटाधार बीजेपी के लिए कर दिया? और यह बंटाधार अगर विधानसभा चुनाव परिणाम में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर आएगा तो उसके बाद बीजेपी के भीतर से जो आवाजें उठेंगी उसमें उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की पहचान सिर्फ एक राज्य के तौर पर नहीं है, वो एक ऐसे राज्य के तौर पर है जहां बड़ी तादाद में लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। और इस दौर में इन्वेस्टमेंट का पैसा कैसे गुजरात शिफ्ट किया गया, तेलंगाना शिफ्ट किया गया, महाराष्ट्र को एलू फलक थलक किया गया, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन अब नितिन गडकरी से कुछ प्रेम दिखाने की परिस्थिति अगर जाग रही है तो भविष्य में अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बचाने की चाहत भी उसके साथ है, क्योंकि बीजेपी अगर खुद एकजुट नहीं है तो पहली आवाज महाराष्ट्र के भीतर से जो भी आएगी वो आवाज कोई भी लगाए, लेकिन उस आवाज के पीछे खड़ा नायक आपको नितिन गडकरी में नजर आएगा। और नितिन गडकरी का नाम आते ही आप आरएसएस को खोजने लगिएगा, आरएसएस को खोजते ही मोदी की सत्ता दिल्ली के भीतर क्या डगमगाने लगेगी? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम परिस्थिति को समझने लगे हैं? क्योंकि जो चुनौतियां अब सामने हैं और जिन परिस्थितियों को पैदा किया गया उसमें बड़ी बात तो यह है कि फडणवीस से ज्यादा दिल्ली जिम्मेदार है। किसानों को लेकर दिल्ली के भीतर से जो कपास के भाव नहीं तय किए गए वो जिम्मेदारी है। जिस तरीके से प्याज के एक्सपोर्ट को आखिरी वक्त तक बंद रखा गया वो जिम्मेदारी है। इंडस्ट्री को महाराष्ट्र से बाहर भेजा गया वो जिम्मेदारी है। जिनको करप्ट कहा गया उन करप्ट लोगों के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ना और जीतने की ख्वाहिश पालना, यह भी दिल्ली ने ही अपनी पॉलिसी बनाई पॉलिटिकल तौर पर। इसीलिए अब चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या, और वक्त सिर्फ 100 दिन का है। 3 महीने के बाद परिस्थिति बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति में अलग होने वाली है। शिवसेना हिंदू वोट पर बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध लगाती है, यानी उद्धव ठाकरे रोक पाएगी क्या? बीजेपी नहीं रोक पा रही है, इसीलिए प्रयास कर रही थी, 6 माध्यमों से प्रयास किया। आरएसएस ने बड़ी प्रयास किया अपने तौर पर। बीच के लोग जो दरबार में बैठते हैं और बीच में जो सोचते हैं राजनीतिक तिकड़मों को बैठा ले, उन्होंने मैसेज अपने तौर पर किया। एकनाथ शिंदे के ग्रुप से 2 लोगों को जागृत किया गया। उद्धव ठाकरे के भीतर से कुछ लोगों से संवाद बनाने की कोशिश की गई। सब चीजें धराशायी हो गई, क्योंकि राजनीति करनी है तो सत्ता चाहिए, और सत्ता का मतलब गद्दी और गद्दी का मतलब मुख्यमंत्री पद। यह बात तो प्रधानमंत्री और अमित शाह की राजनीति से हर कोई सीख गया और उसने मान लिया सबसे बड़ी विचारधारा सत्ता में होना ही होता है। और एक ऐसा मौका इस दौर में आया है जब बीजेपी का सुपड़ा साफ महाराष्ट्र की राजनीति में होगा और वहीं से राजनीतिक तौर पर जो आवाजें निकलेंगी वह दिल्ली की गद्दी को हिला देगी, क्योंकि जो चुनौतियां हैं उन चुनौती में सिर्फ हिंदू वोट बैंक नहीं है। दूसरी चुनौती है वहां पर जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो नेचुरल ही नहीं है। तीसरी मुश्किल है आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। चुनाव के बीच में ही अजीत पवार को कहना पड़ गया कि अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय शिवसेना को वोट दे रहा है, तो हम किस बिसात में टिकेंगे, हम जीतेंगे कैसे? यह परिस्थिति, कोई तालमेल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में बाखूबी तालमेल था। सिंपैथी जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर लोकसभा चुनाव में दिखाई दी वह तो और तेजी से आगे बढ़ेगी। विधानसभा चुनाव में तो उन्हीं से संवाद करना होगा वहां के वोटरों को। किसान, हम 55% ग्रामीणों का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि इस लोकसभा चुनाव ने दिखाया कि अगर 5% एनडीए और बीजेपी को मिला है तो दूसरी तरफ 10% कांग्रेस और एनडीए को मिला है। ग्रामीण महाराष्ट्र के भीतर में किसानों के भीतर का गुस्सा जो है उफान पर है दिल्ली की सत्ता को लेकर। उनकी नीतियों से वो प्रभावित हो गए और वहां पर जो आरक्षण की मांग उठी मराठा आरक्षण को लेकर, उसमें पहली बार मराठा भी साथ हैं, दलित भी साथ है और मुस्लिम भी साथ है। तीनों वोट एक साथ बीजेपी के खिलाफ चले गए। इससे बड़ी हार राजनीतिक तौर पर किसी भी नेता के लिए, वो कितनी भी महाराष्ट्र में राजनीति कर ले, अगर दलित वोट, मराठा वोट और अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट होकर उसके खिलाफ है तो उसकी राजनीति तो गई उसके बाद चूल्हे में।
और यह परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर नजर आई और उसमें भी खास तौर से ओबीसी के भीतर का वोट बैंक हिला हुआ था। जो कुणबी समाज है वह बीजेपी के हक में नहीं जा रहा है। अब यह परिस्थिति के भीतर में कैसे संभाले अपने आप को, यह बीजेपी की दिल्ली की सत्ता के सामने मुश्किल है। और चुनौती यही नहीं रुकती है, चुनौती में अगला तो युवा वोट बैंक जो बेरोजगारी के आसरे है, मराठा वोट बैंक का हमने जिक्र आपसे किया ही, और तालमेल ना होना, और इन सब के बीच अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इस रास्ते चलेंगे, क्योंकि हर कोई जानता है अजीत पवार अपनी पत्नी और बेटे की हार को नहीं बचा पाए। चाहे पत्नी सुनेत्रा हो या बेटे पार्थ हो, दोनों चुनाव हार गए। बारामती में जो हार मिली उनकी पत्नी सुनेत्रा को सुप्रिया सूले के जरिए, वो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से थी। वहीं पर फडणवीस जो लगातार कद बढ़ाते चले जा रहे थे और नितिन गडकरी के विकल्प के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम राजनीतिक सौदेबाजी करने से लेकर तमाम तिकड़मों के आश्रय जिस राजनीति को वो साध रहे थे, उसमें जनता के वोट ने उसमें इतना बड़ा पंचर कर दिया कि उसके बाद वो खड़े हो पाने की स्थिति में नहीं। और आखिरी बात तो सबसे बड़ी यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ये मानते रहे कि दरअसल उन्हीं का तो चेहरा है, तो जिस चेहरे के आश्रय लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली, उसको अगर विधानसभा चुनाव में आप बदल दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि प्रधानमंत्री के चेहरे को लगभग 75 सीटों पर हार मिली है और जिन जगहों पर जीत मिली है वो सिर्फ 24 सीटें हैं विधानसभा की। यह स्थिति बीजेपी के लिए कितनी घातक है यह कोई बताने की बात है नहीं, लेकिन इस राजनीति के आश्रय दिल्ली के दोनों कान खड़े हो गए हैं और वो जान गए हैं कि दरअसल अब दाएं बाएं क्या देखें, अपने घर के भीतर से जो आवाज आने वाली है और महाराष्ट्र की सियासत से वो आवाज जब उठेगी तो उस बवंडर को कौन संभालेगा, इसके लिए खोजा जा रहा है किसी को। और क्या ये खोज नितिन गडकरी पर टिकेगी या कोई और है, इंतजार सिर्फ इसी बात का कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।